सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इन दिस वीडियो वी गोना स्टार्ट ए न्यू चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम होने वाला है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपके सीए इंटरमीडिएट और सीएमए इंटरमीडिएट से रिलेटेड चैप्टर है, यानी कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है इन सिंपल वर्ड में। अच्छा सर, तो आखिरकार होता क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये सारी बातें सर अपन इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अच्छे खासा सारी चीज़ों की कॉन्सेप्चुअल जानकारी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, एंड देन उसके बाद आप अच्छे से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। अच्छा सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले अपन एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थोड़ी सी 2 मिनट 1 मिनट की बात कर लेते हैं। सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जनरली अपन जो चीज़ें पढ़ते हैं वो दो चीज़ें होती है। एक तो कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ को पैसा जा रहा है। सर, कहाँ से पैसा आ रहा है मतलब प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, अपन के पास पैसा आ गया, अब अपन ने इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करना है, इसी को अपन कहाँ पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। यानी कि कहाँ से पैसा आ रहा है, यानी कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है सर। अब प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपन के कौन कौन से चैप्टर आते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेजेस। पैसा आ गया, फिर अपन को कहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड कौन सा हो गया, कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, है ना। अच्छा जी, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है सर, क्या पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब तो ठीक है, लेकिन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, और सर ये जो खर्चा हो रहा है वो एक्चुअल में हो रहा है या एक एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा कैपिटल का मतलब क्या होता है, इन बातों को अपन समझेंगे। अच्छा, ये जो कॉस्ट है ना, ये एक्चुअल में खर्चा नहीं है दोस्तों। ये जस्ट कंपनी क्या कैलकुलेट करना चाहती है कि एक्सपेक्टेशन क्या है स्टेक होल्डर की। मैंने बोला, क्या बोला, एक्सपेक्टेशन क्या है स्टेक होल्डर की। जो भी एक्सपेक्टेशन है वो, सर अपन को इंटरेस्ट का खर्चा तो एक्चुअल में करना पड़ता है। हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट का खर्चा अपन को एक्चुअल में करना पड़ता है, लेकिन क्या कंपनी के ऊपर ओब्लिगेशन होता है कि वो डिविडेंड का पेमेंट करे, नहीं ना। हाँ, तो अपन क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट कोई एक्चुअल खर्चा या कंपनी को क्या पे करना है वो कैलकुलेट नहीं कर रहे, अपन ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कंपनी के स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट का मतलब समझ में आया। कैपिटल का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, कैपिटल है ना, तो अगर अपन कैपिटल की बात करें ना, तो कैपिटल दो तरह की होती है। एक तो जो अपन अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, जो एफएम में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग में अगर अपन कैपिटल की बात करेंगे ना, तो पता है जो इक्विटी शेयर कैपिटल है और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसी को कैपिटल का पार्ट माना जाता है। लेकिन एफएम में सर अपन देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म डेट, इन सबको अपन कैपिटल का पार्ट मान के चलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो लॉन्ग टर्म पर्पस। कैपिटल का मतलब क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अपन ने कौन सा पैसा लिया है जिसका यूज़ अपन कैपिटल नेचर के खर्चे के लिए करना चाहते हैं। क्या बोला मैंने, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अपन ने कौन सा पैसा लिया है जिसका एक्सपेंसेस अपन कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए, जिसका यूज़ अपन कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए करना चाहते हैं, है ना। तो वो वाली कैपिटल कौन कौन सी होती है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली होती है। ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही रीज़न है कि अपन के ई, के डी, के पी, के आर, इन सब का कैलकुलेशन करके चलते हैं। डन, बात समझ में आ गई क्या। अच्छा सर, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, आखिरी चीज़। अच्छा, मेरी बात सुनो। सबसे पहले अपन के पास क्या होती है, कंपनी होती है। कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर होते हैं, और कौन होता है, डिबेंचर होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट होता है। ठीक है सर, इन सब से अपन को क्या मिलता है, कहीं ना कहीं पैसा मिलता है। ठीक है। अच्छा, तो जब अपन को इन सब से पैसा मिलता है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क किसकी होती है सर। क्या बोला मैंने, सबसे ज़्यादा रिस्क किसकी होती है सर। सर, सबसे ज़्यादा रिस्क उसकी होगी जिसको सबसे बाद में पैसा मिलेगा। अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है या कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो सबसे आखिरी में जो पैसा मिलता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। यानी कि सबसे ज़्यादा रिस्क किसकी होती है, इक्विटी शेयर होल्डर की होती है। यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न भी कौन करता है दोस्तों, इक्विटी शेयर होल्डर करता है। ठीक है। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर की, फिर देन प्रेफरेंस की, देन, ठीक है, पढ़ लोगे। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब बताया। कॉस्ट क्या एक्चुअल में खर्चा है, नहीं सर, ये एक्चुअल में खर्चा नहीं है। ये मैंने क्या बोला, एक्सपेक्टेशन है अपन की, कि स्टेक होल्डर की इतनी एक्सपेक्टेशन है। क्या कैपिटल का मतलब आपको समझ में आया। हाँ सर। तो अपन क्या करेंगे इस चैप्टर में, कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा उठाती है और उस पैसे की कॉस्ट, एक
एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी, उसको क्या बोलेंगे सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए अपन के ई का कैलकुलेशन करेंगे, रिटेन अर्निंग के लिए अपन के आर का कैलकुलेशन करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए अपन के पी का कैलकुलेशन करेंगे और डिबेंचर के लिए के डी का कैलकुलेशन करेंगे। डन। हाँ सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मेरी बात को समझो, मैंने पैसा उठाया, पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया, मेरे पास पैसा आ गया। अब मैं इसका यूज़ क्या करूँगा, आगे खर्च में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने पैसा लाया है, इसकी कोई कॉस्ट लगेगी, हाँ सर। अपन इन सब की ये सब की कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी। इसकी एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, जिसको क्या बोलेंगे दोस्तों, के ओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, के ओ, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा सर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आ गया। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन अपन क्यों कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन दोस्तों अपन को इसलिए करना पड़ रहा है ताकि अपन जब आगे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो अपन को मोटा माटा ये पता चल जाएगा कि सर जितना अपन ने खर्चा हो रहा है पैसा को लाने का, उतना हम कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि मान लो मैंने सबसे पैसा लिया और सबकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% आई, तो मेरा दिमाग में क्या रहेगा कि कम से कम मैं 8% तो कमाऊँ या उससे ज़्यादा कमाऊँ, लेकिन 8% से कम ना कमाऊँ। अरे हाँ या ना, जी सर, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो देखो यही होता है, कैलकुलेट करते कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, सो वी कैन कंपेयर विथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ सच इनकम। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो सर अपन का हो गया, अपन का क्या, कट ऑफ रेट बोल सकते हैं, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ तक आपको बात समझ में आई। हाँ सर, यहाँ तक हमको सारी की सारी बातें जो भी आपने समझाई समझ में आ गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन केडी का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। केडी का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। केडी का मतलब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। समझ गया, ठीक है सर। अब डिवेंचर कितने तरह के होते हैं पता है क्या तुमको, सर डिवेंचर तो हमने सुना है 2 तरह के होता है। अरे तुमने सही सुना है, एक होता है अपन का रिडीमेबल, एक होता है अपन का इरिडीमेबल। अरे हाँ या ना, रिडीमेबल और इरिडीमेबल में क्या फ़र्क है। रिडीमेबल वो है जिनका रिडम्पशन फ्यूचर में होना है। सर रिडीमेबल नहीं समझ में आया, पूरा बताओ सर। मैंने आज 10,000 करोड़ उठाए, किससे, डिबेंचर से। अब मान लेते हैं 5 साल बाद रिडम्पशन होना है, इसका मतलब क्या है कि जब मैंने 10,000 करोड़ उठाए हैं, ध्यान से सुनना, 0th ईयर पे जो मैंने 10,000 करोड़ मेरे पास आए हैं, इसका पेमेंट मेरे को आज से 5 साल बाद करना पड़ेगा। कितने का, 10,000 करोड़ का। इसी को क्या बोलेंगे, करोड़। कितना चाहिए, 10 करोड़। सुना है ना भाई, हाँ। तो 10,000 करोड़ का मेरे को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा सर, रिडम्पशन। यानी कि जिनका पेमेंट अपन को फ्यूचर में कभी ना कभी करना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, रिडीमेबल डिबेंचर या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यानी कि जिनका रिडम्पशन होने वाला है उनको रिडीमेबल बोलेंगे, यानी कि जिनका पेमेंट अपन को करना है उनको अपन रिडीमेबल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इरिडीमेबल का मतलब क्या हो गया, आज मैंने 10,000 करोड़ रुपए लिए और हर साल मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन प्रिंसिपल का पेमेंट मेरे को कभी नहीं करना है, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोल के चलेंगे। ठीक है, कह रहे हैं, हाँ सर, समझ में आ गई बात। जिनका रिडम्पशन नहीं होगा उसको इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोल के, प्रेफरेंस शेयर या कैपिटल प्रेफरेंस शेयर या केडी दोनों ही हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ केडी। मैंने क्या बोला, केडी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल, जिनका रिडम्पशन नहीं होना है। अभी अपन कौन सा समझेंगे, इरिडीमेबल। ठीक है सर, सब कुछ बताऊंगा, ये ऊपर छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है, अच्छा सर, एक बात बताओ, तुमने कितना इंटरेस्ट कमाया या तुम बैंक का कितना इंटरेस्ट का खर्चा हो, सुनना ध्यान से, है ना। मैं मेरे पास 1 लाख रुपया था। ठीक है, कितना था, 1 लाख रुपया। मैं बैंक में गया, कि कहा गया, मैं बैंक में गया। बैंक ने क्या बोला, हम आपको 10% के हिसाब से, मतलब बैंक ने ऐसा बोला कि मैंने गया और मैंने पूछा मेरे को पैसा जमा कराना है, तो उन्होंने बोला कि कितना रुपया है, मैंने बोला 1 लाख रुपया है, तो उन्होंने बोला तुमको 1,000 रुपया साल का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ब्याज का कैलकुलेशन पता है कैसे करेगा बैंक, ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई ये 100, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10%। इसका मतलब क्या हो गया, ये बैंक के लिए क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, ये बैंक के लिए क्या हो जाएगा, नेट प्रोसीड हो जाएगा। कितना प्रोसीड बैंक को मिला है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नेट प्रोसीड। ऐसे ही करते कैलकुलेशन, हाँ। तो 1,000 डिवाइड बाय 10, तो ये क्या हो गया, 10% का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही करना है अपन को, कुछ नहीं करना है। देखना, केडी की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। ठीक है, अभी नेट प्रोसीड को भी समझेंगे, इसको भी समझेंगे, इसको भी समझेंगे। ठीक है सर, ये 1 माइनस टैक्स क्या हुआ, पहले तो ये बताओ।
वन माइनस टैक्स की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कितनी कंपनी है? दो कंपनी, कंपनी ए कंपनी बी। कंपनी ए ने लोन ले रखा है 2 लाख रुपए का और उसको 10% का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। अच्छा सर, कंपनी ए ने क्या ले रखा है? लोन ले रखा है, कितने रुपए का ले रखा है लोन? 2 लाख रुपए का, एंड 10% का उसको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, दोनों कंपनियों की अर्निंग, क्या बोला रे? दोनों कंपनियों की अर्निंग 1-1 लाख रुपए, ठीक है। कंपनी ए का कुछ खर्चा होगा, कंपनी ए का कुछ खर्चा होगा। सर कितने का खर्चा होगा इंटरेस्ट का? 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000 का खर्चा होगा। इसका अर्निंग बिफोर टैक्स कितना था? 80,000 रुपये। और इसका क्या था? क्योंकि इसके पास इंटरेस्ट नहीं था तो 1 लाख रुपये, ठीक है। अच्छा, अब देखना टैक्स की बात करते हैं। टैक्स की बात करें, हाँ सर 80,000 पे 30% का टैक्स लगेगा, 24,000 रुपये, है ना। यानी कि 24,000 रुपये इसका एडिशनल खर्चा होगा और इसका खर्चा कितना होगा? 30,000 रुपये, ठीक है। ठीक है सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कंपनी ए को कम टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है 6,000 रुपये। क्यों कम टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है? क्योंकि उसने 20,000 रुपये का इंटरेस्ट का खर्चा किया है। सर नहीं आई बात समझ में? अरे 20,000 का इंटरेस्ट का खर्चा किया है, हाँ। इस इंटरेस्ट के कारण इसका प्रॉफिट कम हो गया, हाँ। और इस प्रॉफिट के कारण इसको टैक्स का पेमेंट कम करना पड़ा है। कितने रुपए से कम करना पड़ा है? 6,000 रुपये से। तो दोस्तों अपन ऐसा बोलेंगे कि इसका जो 20,000 रुपये का इंटरेस्ट का खर्चा है ना, ये पूरा 20,000 रुपये का नहीं है, इसमें 6,000 रुपये सर इंटरेस्ट का खर्चा है। अरे हाँ, अरे इसमें जो 6,000 रुपये वो टैक्स की सेविंग है। सॉरी, इसमें जो 6,000 रुपये है वो टैक्स की सेविंग है। एक बार वो बोलूँ, इसने जो 20,000 रुपये का खर्चा किया है ना इंटरेस्ट का, ये टोटल 20,000 का खर्चा नहीं है ना। 6,000 रुपये तो सर इसने टैक्स के नाम पे बचा लिए, तो इसका नेट इंटरेस्ट का खर्चा कितना हो गया सर? 14,000 रुपये का। मेरी बात समझ में आई क्या दोस्तों? क्या बोला मैंने? हाँ सर, आपकी बात समझ में आ गई। सिंपल सी बात ये थी कि उसने 30% का अमाउंट टैक्स का बचा लिया है जिस पे उसने इंटरेस्ट का पेमेंट किया। जी सर, बस यही करेंगे अपन दोस्तों, ठीक है। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। अब बात करते हैं नेट प्रोसीड की, ध्यान से सुनना। कंपनी थी, मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मैंने डिबेंचर इशू किए। क्या इशू किए दोस्तों? डिबेंचर। जब मैंने डिबेंचर इशू किए तो मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। मेरे हाथ में, क्या बोला? मेरे हाथ में कितना पैसा आया सारा खर्चा करने के बाद, उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रोसीड। क्या बोला? मेरे हाथ में कितना पैसा आया? मैंने 10,000 करोड़ के डिबेंचर इशू किए, ठीक है। मेरे पास 10,000 करोड़ आने वाला था। बाद में पता चला सर 500 करोड़ का मेरे को ब्रोकरेज देना है, तो 500 करोड़ ब्रोकर के पास चले गए। तो अब मेरे पास जो आने वाला था वो कितना आएगा? 9,500 करोड़। 10,000 करोड़ थे, 500 करोड़ का खर्चा हो गया, 9,500 करोड़ मेरे हाथ में आएंगे। तो जो मेरे हाथ में आया है उसी को क्या बोलेंगे? नेट प्रोसीड। समझा क्या तुमको? अरे हाँ या ना? बोलो रे। समझ गया सर, ठीक है सर, है ना। तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, ठीक है। इंटरेस्ट पे अपन हमेशा ध्यान रखना, कूपन रेट का कैलकुलेशन करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, कसम खाओ सर, कसम खाओ, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अपन हमेशा किस पे करेंगे दोस्तों? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अपन हमेशा फेस वैल्यू पे करेंगे, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर के केस में, चाहे वो डिवेंचर के केस में। डन 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 डन, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी आपको फेस वैल्यू नहीं दे रखी हो तो अपन हमेशा फेस वैल्यू को 100 रुपया मान के चलेंगे किसी भी डिवेंचर का, ठीक है। ठीक है सर, और क्वेश्चन में किस तरह का डेटा है उसके हिसाब से भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन ऑलवेज अज्यूम द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इज ₹100, है ना। अगर क्वेश्चन ने कुछ बोल रखा है 150 है तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी 150 रुपये पे होगा। डन, ठीक है। एक और चीज़ का बात ध्यान रखना कि अपन ये जो कैलकुलेशन करने वाले हैं ना दोस्तों, ये 1 डिवेंचर के लिए करेंगे। सर 1 डिवेंचर के लिए करेंगे, कुछ समझा नहीं हमको, क्या कहना चाहते हो आप समझाओ। मैंने बोला मैंने 10,000 डिबेंचर इशू किए। कितने इशू किए? 10,000 डिबेंचर। मान लेते एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 150, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनना, हाँ फटाफट से बता देता हूँ मैं। एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 150। मैंने कितने? 10,000 के है ना, 10,000 का 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट मान लेते कितना है? 10%, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? फेस वैल्यू। मान लेते मैंने डिबेंचर को फेस वैल्यू पे ही इशू कर दिया। अब जो मेरे को कैलकुलेशन करना है ना दोस्तों, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो तुम 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 150 करके कोई अमाउंट निकालो और उसके बाद उसका 10% करो, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो सिंगल डिबेंचर को लेके। एक डिबेंचर कितने का था दोस्तों? 150। मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा?
₹15 का। सर 15 कैसे आ रहा है? अरे 150 का 10% का इंटरेस्ट का रेट है तो क्या हुआ रे ₹15। 1 माइनस टैक्स मान लो 30% है, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या होगा? 150 में मैंने इशू किया। कहने का मतलब ये है जो अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे ना वो सिंगल डिबेंचर के लिए करेंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। मैं सिंगल डिबेंचर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुमको ना मल्टीपल क्वेश्चन ना करने पड़े और तुम्हारे क्वेश्चन में के करेक्ट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो अपन सिंगल क्वेश्चन, सिंगल डिबेंचर, सिंगल प्रेफरेंस शेयर को लेके कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा सा समझ में आ गई। अब देखो ये मैंने बताया है कि वो फॉर्मूला कैसे बना, कौन सा, ये वाला 1 माइनस टैक्स वाला, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। तुम जस्ट याद कर लो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। और अगर याद ना कर सको तो इसको एक बार जस्ट देख लो। 10,000 का इंटरेस्ट था, हाँ या ना? 10,000 का 30% मेरे को सेविंग हो रहा था, इतना ही हो रहा था। सर यहाँ पे एक काम करो, आपने जो लिया है ना वो वाला लेके बता दो ना। 20,000 था, है ना? यहाँ पे देखना 1 मिनट देखो 20,000 का खर्चा लग रहा था। हाँ सर 20,000 का इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा था, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ ना। 20,000 का इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा था। अब जो 20,000 का खर्चा लग रहा था इसमें से मेरे को 6,000 का फ़ायदा हो गया, है ना? तो 6,000 का फ़ायदा हुआ तो मेरा नेट खर्चा कितना हुआ दोस्तों? 14,000। इतना ही हुआ। हाँ सर, अब देखना इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स, यही करते अपन। हाँ सर, इंटरेस्ट कितना था सर? 20,000। 20,000 1 माइनस टैक्स करेंगे, 1 माइनस 0.30 का अपन ने टैक्स माना था तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 14,000। डन। हाँ, तो फाइनली आपका आंसर सेम ही आने वाला है। डन 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 डन। ठीक है सर, एक बार देख लेना। देखो क्या हुआ, 10,000 का था, 10,000 का अपन का इंटरेस्ट था और सेविंग कितनी हो रही थी? 10,000 का 30%, इतनी सेविंग हो रही थी। हाँ सर इतनी सेविंग हो रही थी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? 10,000 का 30% की सेविंग हो गई है, माइनस किया तो ठीक है। अब मैंने क्या किया? 10,000 इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया तो 10,000 कॉमन निकल गया। अब ध्यान से सुनना, इस 10,000 की जगह क्या बचा? 1 माइनस इस 10,000 की जगह क्या बचा? 1 का 30%। ठीक है, तो ये देखो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। डन। ठीक है सर, नहीं आया समझ में तो याद कर लेना। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। अगर रिडीमेबल होगा तो अपन अभी बात करेंगे, लेकिन इरिडीमेबल होगा तो क्या ध्यान रखना है? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में अपन क्या क्या लेंगे? अभी मैं नेट प्रोसीड का कैलकुलेशन और तुमको बता देता हूँ कि नेट प्रोसीड में क्या आने वाला है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। नेट प्रोसीड में अपन क्या क्या लिख के चलेंगे, ठीक है? सुनो सर, क्या क्या होता है सबसे पहले तो ये बता दो। मैंने बोला एक फेस वैल्यू होती है, नाम सुना है तुमने? हाँ सर ये नाम हमको सुनेला लग रहा है। सुनेला लग रहा है ना? हाँ सर, एक फेस वैल्यू होती है। एक और कौन सा होता है सर? एक मार्केट प्राइस होती है। हाँ हाँ सर, ये वाला नाम भी सुनेला लग रहा है। एक इशूड प्राइस होती है। अभी मैं तुमको सबका मतलब बताता हूँ। इशूड प्राइस, बोलो बोलो क्या बोला मैंने? इशूड प्राइस। इशूड प्राइस का मतलब क्या होता है? जितने पे मैंने डिबेंचर को इशू किया, मैं अपने डिबेंचर को मार्केट प्राइस पे भी इशू कर सकता हूँ, मैं अपने डिबेंचर को फेस वैल्यू पे भी इशू कर सकता हूँ, और मैं अपने डिबेंचर को मार्केट प्राइस से भी ऊपर वाले प्रीमियम पे भी इशू कर सकता हूँ। मान लेते हैं मेरे डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है। कितनी है? फेस वैल्यू 100 रुपये। मान लेते मेरे डिबेंचर की मार्केट प्राइस 130 रुपये है, लेकिन फिर भी कंपनी चाहे तो अपने डिबेंचर को 150 रुपये पे इशू कर सकती है। तो उस केस में इशूड प्राइस क्या हो जाएगी? जितने पे उसने इशू किया, कितने पे इशू किया? 150 पे, तो क्या हो जाएगी? 150 रुपये इशूड प्राइस हो जाएगी। डन। नहीं आया समझ में? पीछे जाओ समझो, ठीक है? अब मान लो कि आपको क्वेश्चन में इशूड प्राइस नहीं दे रखी है। क्या नहीं दे रखा है? इशूड प्राइस नहीं दे रखी है। आपको आपके क्वेश्चन में उन्होंने दे रखी है दो चीज़ें, एक तो फेस वैल्यू और एक दे रखी है मार्केट प्राइस। जब इशूड प्राइस नहीं दे रखी है तो ऐसा माना जाएगा कि कंपनी अपने डिबेंचर को इशू कर रही है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, हाँ, तो इशूड प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? मार्केट प्राइस। ठीक है सर। अच्छा सर, लास्ट कंडीशन, अगर आपको ना तो फेस वैल्यू, ना तो आपको मार्केट प्राइस दे रखी है, ना ही आपको इशूड प्राइस दे रखी है, तो अपन हमेशा 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 क्या मान के चलेंगे कि डिबेंचर आपका इशू हुआ है फेस वैल्यू पे। डन डना डन 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 डन। समझ में आ गई सर बात? मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखो, वी ऑलवेज यूज इशू प्राइस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। क्या बोला मैंने? We always use issued price for the calculation of net proceed, except in one situation where the share has been already issued. Then we have used current market price of debenture. सर क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
इफ़ द इशूड प्राइस ऑफ डिबेंचर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन वी हैव कंसिडर द मार्केट प्राइस। देखो पहले अपन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करेंगे, नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे। आपको फेस वैल्यू दे रखी है, आपको मार्केट प्राइस दे रखी है, आपको इशूड प्राइस दे रखी है ना। तो अपन के लिए नेट प्रोफिट के कैलकुलेशन में अपन कौन सा यूज़ करेंगे, इशूड प्राइस। डन, हाँ सर। दूसरा कंडीशन देखो देखो देखो, फिर ये दे रखा है, ये मार्केट प्राइस दे रखी है, इशूड प्राइस दे रखी है, तो अपन कौन सा यूज़ करेंगे, इशूड प्राइस। अगर मेरे को इशूड प्राइस नहीं दे रखी है, ये देखो फेस वैल्यू दे रखी है, मार्केट प्राइस दे रखी है, इशूड प्राइस नहीं दे रखी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा दोस्तों, मार्केट प्राइस यूज़ करूँगा। ठीक है, हाँ सर मार्केट प्राइस यूज़ करूँगा। अगर मेरे को मार्केट प्राइस भी नहीं दे रखी है, इशूड प्राइस भी नहीं दे रखी है, तो मैं हमेशा फेस वैल्यू का यूज़ करूँगा। डन, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ सर यहाँ तक बात समझ में आई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर कोई डिबेंचर मैंने ऑलरेडी इशू कर चुका हूँ या ऑलरेडी इशू कर रखा है, क्या बोला मैंने, अगर कोई डिबेंचर मैं पिछले 5 साल पहले इशू कर चुका था और मुझे आज उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो सर इशू प्राइस को लेके मैं क्या करूँगा, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि वो 5 साल पुराना है। मेरे को तो आज कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, आज की मार्केट वैल्यू को कंसिडर करूँगा फॉर द पर्पस ऑफ ऐसा शेयर या डिबेंचर जो ऑलरेडी इशू हो चुका है। क्या बोला, समझ में आया क्या रे, नहीं आया सर। नॉर्मल कंडीशन बात करते हैं। नॉर्मल कंडीशन तीनों दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, इशूड प्राइस दे रखा है, मार्केट वैल्यू दे रखा है, फेस वैल्यू दे रखा है। क्या यूज करेंगे, इशूड प्राइस। ठीक है, दूसरा कंडीशन इशूड प्राइस नहीं दे रखा है, तो मेरे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, कौन कौन से, मार्केट प्राइस और एक और फेस वैल्यू। क्या यूज करूंगा, मार्केट प्राइस। ठीक है, तीसरी कंडीशन, ना तो मेरे को इशूड प्राइस दे रखा है, ना मेरे को मार्केट प्राइस दे रखा है, मेरे को केवल फेस वैल्यू दे रखा है, तो क्या यूज करूंगा, फेस वैल्यू। ठीक है, लेकिन 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 अगर कोई शेयर, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर ऐसा था जो ऑलरेडी इशू हो चुका है, पहले कभी भी अपन ने इशू कर दिया है, तो उस केस में अपन मार्केट प्राइस का यूज़ करेंगे। डन, डन, ठीक है सर। फटाफट से देख लो, फॉर ओल्ड डिबेंचर या ओल्ड प्रेफरेंस शेयर अगर फेस वैल्यू भी दे रखी है, मार्केट प्राइस भी दे रखी है, इशूड प्राइस भी दे रखी है, तो अपन मार्केट प्राइस का यूज़ करके चलेंगे। डन, ओके सर। नेट प्रोसीड के केस में, हाँ सर, तो देखो 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 देखो, तो नेट प्रोसीड के केस में पता है क्या होगा अपन का, कहा कह रहे, नेट प्रोसीड देखो, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस हाउ मच अमाउंट द कंपनी इज रिसीव्ड। ठीक है, 1 मिनट, ये देखो इशू प्राइस जो भी होगा, इशूड प्राइस माइनस इशूड एक्सपेंसेस। सर इशूड प्राइस में अभी अपन ने पढ़ा, अपन क्या ले सकते हैं, एक्चुअल में जो इशू किया है वो वाला प्राइस, अगर वो नहीं है तो मार्केट प्राइस, और अगर वो भी नहीं है तो फेस वैल्यू। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, उससे इशू एक्सपेंसेस माइनस करना है। इशू एक्सपेंसेस यानी कि फ्लोटिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं इसको, और इसका मतलब क्या होता है, लीगल फ़ी, अंडरराइटिंग फीस, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड फीस, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फीस, उन सबको अपन माइनस करेंगे तो अपन के क्या आ जाएगा सर, नेट प्रोसीड आ जाएगा। डन, अरे हाँ या ना बोलो रे, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, पक्का। तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब अपन ने समझ लिया है, 1 माइनस टैक्स का मतलब समझ लिया है, इंटरेस्ट का मतलब अपन ने समझ लिया है। मैंने ये भी समझा है कि अपन एक डिबेंचर के लिए कैलकुलेशन करके चलेंगे। कूपन रेट किसको बोलते हैं मैंने समझा दिया है, हमेशा फेस वैल्यू को 100 मान के चलेंगे, मैंने समझा दिया है। अगर 150 दे रखी तो ये, उसके बाद ये कैलकुलेशन कैसे हुआ ये समझा दिया है। उसके बाद नेट प्रोसीड का कैलकुलेशन मैंने समझा दिया है कि आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस हाउ मच अमाउंट आर रिसीव्ड बाय द कंपनी इन देयर हैंड। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद देखो एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। कंपनी थी, इशू किया डिबेंचर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, फेस वैल्यू मान लेते 150 रुपये, फेस वैल्यू मान लेते 150 रुपये। सर फेस वैल्यू माना क्यों, अरे मान लेते यहाँ पे उन्होंने 150 रुपये पे इशू किया है, फेस वैल्यू बता रखी है अपन को, मैं लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए। क्वेश्चन अगर ऑलरेडी बता रहा है कि फेस वैल्यू 150 है तो अपन 150 मान के चलेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो अपन फेस वैल्यू को 100 रुपया मान के चलेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं क्वेश्चन ने बताया कि 150 रुपये। अब अगर इशू हो रहा है 150 पे, तो इशूड कितने पे हो जाएगा, इशूड प्राइस क्या, इशू प्राइस क्या हो जाएगी सर 150। अगर मान लेते प्रीमियम पे हो रहा है तो 150 प्लस 150 का 15% कितना हो जाएगा दोस्तों, 165। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद होता है डिस्काउंट पे, तो ये डिस्काउंट पे। डन, ओके सर, समझ में आ गया सारी बातें। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, some questions say that the floating cost of is 10%, then we always assume that 10% on issued price। ठीक है, issue price समझ गया क्या, नहीं समझा, देखो 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 ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, तीनों चीज़ें दे रखी थी। ठीक है,
अपन को तीनों चीज़ें, फेस वैल्यू 100 रुपया दे रखी थी, मार्केट प्राइस 130, इशू प्राइस कितना हो गया 150, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला कि फ्लोटिंग कॉस्ट 10% है, ठीक है। क्या बोला उन्होंने? फ्लोटिंग कॉस्ट 10% है। अगर वो ये बोल देते कि फ्लोटिंग कॉस्ट 10% और 10% ऑफ मार्केट वैल्यू है, तो मैं क्या करता, ध्यान से सुनना। मेरे पास तीनों प्राइस दे रखी है, हाँ सर तीनों प्राइस दे रखी, तो मैं हमेशा किसका यूज़ करूंगा? इशूड प्राइस का। हाँ सर आप इशूड प्राइस का यूज़ करोगे, लेकिन 10% में किसका लूंगा? मार्केट वैल्यू का, यानी कि 150 माइनस 13 रुपया। समझा तुमको कैसे किया? देखो मैं बताता हूँ। अगर ये तीनों दे रखी है तो मैं इशू प्राइस को क्या मान लूँगा? नेट प्रोसीड का पार्ट मानूंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 150 आ गया। और उसने इशूड एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला? इशूड एक्सपेंसेस उसने बोला 10% ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या है? 130, कितना हो जाएगा? 13 रुपया, ठीक है। 150 माइनस 13 जो भी आंसर आएगा ऊपर, ठीक है, ओके। अगर वो बोलता है, वो अगर कुछ नहीं बोलता है, वो केवल इतना बोलता है कि फ्लोटिंग कॉस्ट इज 10%। क्या बोला? अगर वो केवल इतना बोलता है कि फ्लोटिंग कॉस्ट इज 10%, तो इन तीनों में से अगर अपन को तीनों दे रखे तो मैं इशू प्राइस को ही मानूंगा, इशू प्राइस, ठीक है, 150 नेट प्रोफिट का पार्ट, और इसी का 10% माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 135। समझा तुमको क्या बोलना चाहता हूँ मैं? अरे हाँ या ना? सर नहीं समझ में आया, एक बार वो समझाता हूँ। अगर ये तीनों दे रखी होगी तो अपन हमेशा इशूड प्राइस, है ना, नेट प्रोसीड के लिए इशूड प्राइस को कंसिडर करेंगे, है ना, ठीक है। अगर इशूड प्राइस नहीं दे रखी है और ये दोनों दे रखा है तो अपन मार्केट प्राइस को, और अगर ये भी नहीं दे रखा है तो अपन फेस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। डन सर, ठीक है। अच्छा, ये तीनों दे रखा है और वो केवल इतना बोल रहा है कि फ्लोटिंग कॉस्ट का 10%, तो यहाँ पे इशूड प्राइस कितना आ जाएगा? 150, और फ्लोटिंग कॉस्ट का 10%, तो जितने पे इशू हुआ है उसका ही अपन 10% लेके चलेंगे तो 15 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 135। डन? अरे हाँ या ना? है ना, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा अपन करके चलेंगे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। लेकिन अपन बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो केवल इतना बोलता है कि 10% ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट, है ना, फ्लोटिंग कॉस्ट इज़ 10%, तो इशूड प्राइस का 10%, यानी कि जितने पे अपन इशू कर रहे हैं उसका 10%। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं, है ना। तुमने ब्रोकर का नाम सुना है ना? जैसे अपन कोई मकान परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो ब्रोकरेज कितने पे लगता है? मार्केट वैल्यू पे लगता है कि नहीं सर? जितने पे मैंने घर को परचेज़ किया है, क्या बोला? जितने पे मैंने घर को परचेज़ किया है उस प्राइस पे लगता है ना? हाँ, तो जितने पे मैंने परचेज़ किया है उस पे लगता है ना, मार्केट वैल्यू पे नहीं। लेकिन अगर वो बोले कि मार्केट वैल्यू पे लगाना है तो फिर अपन मार्केट वैल्यू पे लगाएंगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर उसने बोला कि केवल 10%, तो अपन किसका मान के चलेंगे? जो भी अपन का इशू प्राइस है उसका 10% है। डन? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। नहीं आए तो एक बार पीछे जाना, एक बार देखोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये अपन ने इरिडीमेबल डिबेंचर की बात की, अब अपन बात करते हैं रिडीमेबल डिबेंचर की। रिडीमेबल का मतलब क्या हो गया? जिसका रिडम्पशन फ्यूचर में किया जाना तय है। यानी कि आज अगर मैं डिबेंचर इशू करता हूँ, है ना, कितना? 1000 करोड़ का, और 5 साल बाद मैंने, है ना, तो और रिडम्पशन पीरियड 5 साल बाद है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को 5 साल बाद जो 1000 करोड़ मैंने आज लिए है उसका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। डन सर। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था? डिबेंचर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इरिडीमेबल, जिसका कैलकुलेशन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। एक होता है सर रिडीमेबल। रिडीमेबल में ध्यान से सुनना, दो मेथड यूज़ होती है। एक होती है सर अपन की अप्रोक्सीमेशन मेथड, एक होती है अपन की YTM या फिर यानी कि IRR, ठीक है। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या होता है वो मैं आपको ध्यान से सुनना, है ना। अप्रोक्सीमेशन मेथड का मतलब ही ये है कि जो आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हो, यानी कि जो आप KD निकाल रहे हो, वो अप्रोक्सीमेट है, वो एक्चुअल नहीं है जितना होना चाहिए, वो बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, वो एक अप्रोक्सीमेशन वाला अमाउंट है। डन? ठीक है सर। अब देखना KD कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक बात बताना, आप बैंक में जाते हो, पैसा जमा कराते हो, बैंक आपको बोलता है कि ये 10% की इंटरेस्ट है, ये 1% की इंटरेस्ट है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला बैंक मेरे को 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो बैंक क्या बोलेगा? ठीक है, कर दीजिए, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, ठीक है। लेकिन अगर वो केवल 10% भी बोलता तो तुम क्या इसको 1 साल के लिए मानते, 2 साल के लिए मानते, 5 साल के लिए मानते, कितने सालों के लिए मानते? सर हम तो इसको 1 साल के लिए मानते। बस यहाँ पे जो सर कूपन रेट दे रखी होती है ना, 10% डिबेंचर या 6% डिबेंचर, जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा ना तो ये 10% 6% कितने सालों के लिए? 1 ईयर के लिए, ठीक है। ठीक है सर। तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ये तो अपन ऑलरेडी
समझ चुके थे, यहाँ तक तो अपन को समझ में आता है, ठीक है। अब देखना, ध्यान से सुनना, मतलब ये जो खर्चा है अपन के 1 साल का है ना। हाँ सर, ये जो खर्चा है अपन के 1 साल का है, ये रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। 100 रुपये का डिबेंचर आज मैंने लिया है, मेरे को 5 साल बाद उसको 130 रुपये का पेमेंट करना है। कितने का पेमेंट करना है, 5 साल बाद 130 रुपये का। यानी कि सर मेरे को 130 रुपये का पेमेंट करना है, जो कि मैंने आज लिया है। 5 साल बाद मेरे को 130 का, तो मेरे लिए ये 30 रुपये का खर्चा कितने सालों का है दोस्तों, ये 30 रुपये का खर्चा मेरे लिए 5 सालों का है, 5 सालों का है। हाँ सर, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 5 कर दूँगा, तो 1 साल का मेरे लिए खर्चा आ जाएगा, हाँ या ना। बस यहाँ पे भी अपन को क्या करना है, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, एन यानी कि रिमेनिंग पीरियड आपका जितना भी बचा है वो, ठीक है। इससे आपका सिंगल ईयर का खर्चा आ जाएगा, ये भी सिंगल ईयर का खर्चा है, तो दोनों 1-1 साल के खर्चे हो जाएंगे। डन, अच्छा सर समझ में आएगा। हाँ, डिवाइड में क्या करेंगे, आर वी डिवाइड बाय एन पी डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये आपका एक एवरेज वैल्यू आ जाएगा, इसीलिए इसको अपन अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी डिबेंचर है, जो भी आपका प्रेफरेंस शेयर है, ये देखना है रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। रिडीमेबल है तो उसके हिसाब से वो वाला फॉर्मूला लगेगा, इरिडीमेबल है तो उसके हिसाब से वो वाला फॉर्मूला लगेगा। डन, ओके सर, समझ में आ गई सारी बात। कर लोगे क्या ये, याद करो, बोलो एक बार, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, इसके होल में क्या आ जाएगा दोस्तों, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। डन डना डन 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 डन, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं तुमको बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है कि जो आप प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो उसका भी आपको टैक्स का बेनिफिट या लॉस होगा, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, क्या बोला मैंने, जो आप प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो उसका भी टैक्स इम्प्लीकेशन रहेगा, तो अपन को क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फिर अपन इंटरेस्ट पे तो पहले क्या करते थे, इंटरेस्ट पे तो टैक्स का बेनिफिट देते ही थे, उसके बाद अपन इस पे भी टैक्स का बेनिफिट देंगे। समझ गया क्या तुमको, ठीक है सर। तो देखो, इंटरेस्ट आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाय एन पहले लिख लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स कर देंगे और नीचे से डन कर लोगे क्या। हाँ सर, ध्यान रखना क्या बोलेगा वो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट इज ऑल्सो डिडक्टेबल फॉर टैक्सेशन पर्पस, तो अपन को इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। डन, ओके सर, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन चाहो तो आप कर सकते हो, ईजी है, फटाफट से देख लेना, इसका आंसर है शायद से, है ना, ठीक है। उसके बाद ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी ऑलवेज यूज इशू 5 प्राइस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड एक्सेप्ट इन वन सिचुएशन वेयर शेयर आर ऑलरेडी इशूड। मैंने बताया था ना, शेयर डिबेंचर जो पहले से इशू हो चुका है तो उसके केस में अपन किसका यूज़ करेंगे, मार्केट प्राइस का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर अपन को तीनों दे रखा है तो अपन हमेशा किसका यूज़ करेंगे, इशूड प्राइस का। लेकिन ऑलरेडी इशू कर चुका है, ओल्ड डिबेंचर है, तो अपन मार्केट प्राइस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैं तुमको बता चुका हूँ। अगर फेस वैल्यू मार्केट प्राइस दे रखी, इशूड प्राइस दे रही ही नहीं रखी, तो मार्केट प्राइस का यूज़ करेंगे, ठीक है सर। समझ में आ गई यहाँ तक सारी बातें। अब अपन चलेंगे थोड़ा सा आगे। वाह सर वाह, क्या डायलॉग मारा है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं YTM, YMT लिख दिया भाई मैंने, YTM प्रेजेंट वैल्यू मेथड, IRR मेथड, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को और ज़्यादा ध्यान से सुनोगे सर, अभी तक भी सुन ही रहे थे, सुनो, है ना। मैंने क्या बोला, मैंने डिबेंचर इशू कर दिया, और जो अपन ने पहली मेथड यूज़ की थी वो कौन सी थी सर, अप्रोक्सीमेशन वाली मेथड थी। अब अपन एग्जैक्ट YTM मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे आपका जितना इंटरेस्ट एक्चुअल में लग रहा है उसका अपन कैलकुलेशन करके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, कैसे निकालेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, है ना। अपन एग्जाम्पल से यूज़ करते हैं YTM मेथड को, ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये 3-4 इसके नाम है, देख लेना, ठीक है। ए लिमिटेड इशू करता है 12% डिबेंचर 7% के प्रीमियम पे, ठीक है। मैच्योरिटी 4 साल बाद है, रिडीम कितने पे होगा, 3% के प्रीमियम पे, टैक्स रेट कितना है, 30%, ठीक है सर। अच्छा, फेस वैल्यू कुछ दे रखी क्या, नहीं दे रखी, तो कितना मान के चलेंगे, 100 रुपया, ठीक है सर। इशू कितने पे हो रहा है, 7% के प्रीमियम पे, तो 100 रुपया प्लस 7% का प्रीमियम करोगे तो कितना आ जाएगा, 107, यानी कि एक डिबेंचर से मेरे को 107 रुपया मिलने वाला है। क्या ये पैसा आज मिलेगा, हाँ सर, 0th ईयर के बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में ये पैसा मेरे को मिलने वाला है, ठीक है सर। क्या हर साल मेरे को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, जी दोस्तों, हर साल मेरे को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। कितना, मैंने बोला फेस वैल्यू कुछ नहीं दे रही, तो अपन 100 मान के चलेंगे, हाँ सर। 100 का 12% कितना होगा सर, 12 रुपया, है ना, हाँ सर, 12 रुपया होगा। लेकिन क्या इस पर मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, द आंसर इज यस सर, इस पर मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा, 30%। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय
1 माइनस 0.30 करोगे तो कितना आ जाएगा 8.4, यानी कि 8.4 का पेमेंट मेरे को पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, चौथे साल के अंत में करना पड़ेगा। हाँ सर। अच्छा, चौथे साल के अंत में मेरे को एक और चीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, रिडीम हो रहा है 3% प्रीमियम पे, फेस वैल्यू कितनी है सर 100 रुपया, 3% प्रीमियम कितना हो गया 3 रुपया, टोटल कितना हो जाएगा 103, यानी कि चौथे साल के अंत में 8.4 रुपीज़ का पेमेंट तो जाएगा ही जाएगा और साथ साथ 103 रुपये का पेमेंट भी जाएगा। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 107 रुपया है, कौन सा, ये जो 107 रुपया है, ये तो अपन के पास आज आ रहा है, लेकिन ये 8.4 और 103 ये आज आ रहा है या आज जा रहा है या 1 साल बाद जाएगा, 2 साल बाद जाएगा, 3 साल बाद जाएगा, 4 साल बाद जाएगा? सर ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद और 4 साल बाद जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक एसी रेट से इसका डिस्काउंटिंग करेंगे, एक एसी रेट से, क्या बोला, एक एसी रेट से उसका डिस्काउंटिंग करेंगे कि ये सब का अमाउंट किसके बराबर आ जाए दोस्तों, 107 के बराबर आ जाए, और वो एसी रेट ही क्या होगी अपन की, केडी कहलाएगी। अरे बाप रे, अरे सर थोड़ा हेवी हो गया, बचा लो हमको। सुनो सुनो सुनो, एक बार ये और ये सर, ये आज पेमेंट हो रहा है या 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद? मैंने बोला 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो अपन एक एसी रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे इन सब की, कि एक एसी रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे कि इसका अमाउंट 107 के बराबर हो जाए, और जिस रेट से अपन डिस्काउंटिंग करेंगे, एसी रेट है ना, एसी रेट जिससे अपन डिस्काउंटिंग करेंगे उसी को ही अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, केडी बोलेंगे। ठीक है सर। अच्छा सर तो वो रेट कैसे निकालेंगे हम, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो रेट पहले अपन अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज़ करते थे। हाँ, तो अब क्या करेंगे देखना, ईयर 0 1 2 3 4 5 4 सॉरी, ठीक है, पहले साल में पैसा आएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। सर ये कैसे आया, मैंने बोला इधर देखो 103 प्लस 8.4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है सर, ये 8% से डिस्काउंटिंग कैसे करी? हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं बताओ हमको, 8% से डिस्काउंटिंग कैसे करी, ये 8% आप कहाँ से लाए? देखो आपके पास ना 2 ऑप्शन रहेंगे, एक तो आप अपने थोड़ा बुद्धि का यूज़ कर सकते हो, है ना, किसका यूज़ कर सकते हो, बुद्धि। अगर आप देखोगे तो 107 रुपया मेरे को मिल रहा है, ओके, 100 रुपया मिलता और 8 रुपये का पेमेंट करता तो 8% के आसपास की रेट होती, है ना। 107 रुपया मिल रहा है और 8.4% का पेमेंट कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा मैं 103 रुपये का भी, यानी कि 3 रुपये का यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ, तो तुम एक अनुमान तो लगा ही सकते हो, यह ऑप्शन हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। और अगर तुमको इतना दिमाग नहीं लगाना है तो तुम सिंपल क्या करोगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड में जाओ। सर अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये वाली मेथड, इसमें जाओ, इससे केडी का कैलकुलेशन करो और वो जो भी रेट आएगी उसको अपन यहाँ पे लिख के उससे डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। डन डन सर, क्या बोला, समझ में आ गया? आ गया सर, ठीक है। तो वो रेट अपन ने ली, अपन डिस्काउंटिंग करेंगे। सर डिस्काउंटिंग कैसे करते हो, और ये सर आपने यहाँ पे 1 क्यों लिखा, ध्यान से सुनना। 107 रुपया मेरे को कब मिल रहा है, आज मिल रहा है। 1 रुपये की कीमत आज क्या होगी, 1 रुपये ही होगी ना दोस्तों। सर 1 रुपये की कीमत तो 1 साल बाद भी 1 रुपये होगी। अरे दोस्तों 1 रुपये की कीमत 1 साल बाद 1 रुपये से थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। हाँ सर, तभी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। दिखेगा तुमको 1 रुपये, लेकिन उसकी कीमत कम हो जाएगी, वो बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो 1 रुपये की कीमत आज क्या होगी। अच्छा 107 रुपया मेरे को कब मिल रहा है सर, आज मैंने रिसीव किया है तो 107 आज मिल रहा है, तो 1 रुपये की कीमत आज 1 ही रुपया होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन 8% के हिसाब से 1 रुपये की कीमत 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 0.926। सर ये 0.926 कैसे आया, मैंने बोला 1 डिवाइड बाय 1.08 करो, आप करो 1 डिवाइड बाय 1.08 करोगे ना दोस्तों, तो 0.926 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको जब एक और बार इक्वल टू दबाओगे तो ये आ जाएगा, इसको जब एक और बार इक्वल दबाओगे तो ये आ जाएगा, एक और बार दबाओगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 1 रुपये की कीमत 1 साल बाद 0.926 होगी, 1 रुपये की कीमत 2 साल बाद 0.856 होगी, है ना। हाँ सर। अच्छा एक बात और सुनो, जब तुम 0.857 में 8% ऐड करोगे, फिर से इसमें 8% ऐड करोगे, तो वो 1 रुपये के बराबर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ सर, तो कहने का मतलब ये है कि देखना ध्यान से, 1 रुपये की कीमत 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 0.926, ठीक है, 8% के हिसाब से। अच्छा एक बात बताओ, 8.4 रुपया मेरे को आज देना है या 1 साल बाद देना है, 1 साल बाद देना है। जो 1 रुपये की कीमत कम हो रही है तो 8.4 रुपीज़ की कीमत भी कम होगी। हाँ सर, तो अपन क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.78 आ जाएगा। डन
ठीक है सर, अभी मैं बताऊंगा ये निकाल क्यों रहे अपन, लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे ही ये 8.4 अपन को 2 साल बाद पेमेंट करना है, ये 3 साल बाद, और ये 4 साल बाद पेमेंट करना है। तो इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अपन ने इन सब की वैल्यू निकाल दी। ठीक है सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये 107 रुपया क्या था सर, जो आज अपन को मिल रहा है, ये जो अपन आज देते आज देते आज देते आज देते तो इतनी वैल्यू होती। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसको इन सब से माइनस किया, और ये कितना आया, माइनस का 3.52 आया। ठीक है, ठीक है सर। अब देखना, जब मैंने 8% से, क्या बोला, जब मैंने 8% से डिस्काउंटिंग की तो ये क्या आया, 3.52। जब मैं इसकी 6% से डिस्काउंटिंग करूँगा ना, तो ये वाला अमाउंट क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। सर ये ज़्यादा कैसे आया, अरे 3.52 माइनस का है ना, हाँ तो ये कम है, ये प्लस का है तो ये ज़्यादा है। समझता है ना रे, 0 के बाद -1 -2 -3 है ना, हाँ ठीक है। तो ये छोटा होता जाता है। -3 का मतलब ये नहीं कि वो 2 से बड़ा है, -3 मतलब वो 2 से और ज़्यादा छोटा है। समझ गए ना, ठीक है सर। ठीक है, तो ये अपन का क्या आ जाएगा, जब अपन ने 8% से डिस्काउंटिंग की तो अपन का ये NAV आया, और जब अपन ने 6% से डिस्काउंटिंग की तो अपन का ये वाला NAV आया, है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक बार NAV अपन ने 8% से लिया, एक बार ये नेगेटिव आया, तो अपन को एक बार क्या चाहिएगा दोस्तों, पॉजिटिव चाहिएगा, है ना। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब अपन 8% से 6% पे डिस्काउंटिंग करेंगे। देखो सर ये पॉजिटिव कैसे आया, ये अमाउंट ज़्यादा कैसे आया, 7.78 से बड़ा 7.924 होता है ना दोस्तों। हाँ सर, ऐसा क्यों हुआ, जब अपन एक को एक से ज़्यादा बड़े अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन अपन एक को 1.06 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा ना, वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा आएगा। समझे तुम मेरा पॉइंट, हाँ सर समझ गए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ये दोनों निकालना होगी, और उसके बाद अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं अभी इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, इसका भी एक लॉजिक बनता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब अगर आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, एंड देन उसके बाद आपकी जो इंटरेस्ट की रेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7.202%। एक दो बार प्रैक्टिस करना है, गारंटीड आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, डन। अब देखना, अब ध्यान, बात को ध्यान से सुनना है ना। अब देखना, अब अगर मैं ये 8.4 8.4 8.4 और 111.4 जो अपन ने इधर से निकाला था ना रे, 8.4 8.4 8.4 और ये 111.04 है ना, इसको अगर मैं इस रेट से, जो मेरा आंसर आया है, इससे डिस्काउंटिंग करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो 107 आ जाएगा इसका टोटल, है ना। तो इसका मतलब ये वाली जो रेट है ना, वो ही अपन की KD की रेट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है इसका कैलकुलेशन, आपको सर कैपिटल बजटिंग में भी बहुत अच्छे से काम में आता है। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड एक बार फटाफट से मैं रिवीजन के अंदर रिवीजन करा देता हूँ कि अपन ने क्या करना है। सबसे पहले अपन ने जो भी आगे भविष्य में पेमेंट करना है इंटरेस्ट का, और जो भी रिडम्पशन वैल्यू है उसका पेमेंट करना है, उसको अपन डिस्काउंट करेंगे एक ऐसी रेट से जो कि किसके बराबर आ जाए, जितना अमाउंट आज अपन को मिल रहा है ना। तो एक ऐसी रेट को निकालने का तरीका क्या होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड में अपन क्या करते हैं, है ना, सबसे पहले अपन एक रेट लेते और उसके बाद एक और रेट ले लेते। एक रेट कौन सी लेंगे, मैंने बोला अप्रोक्सीमेशन मेथड से आप यूज़ कर सकते हो, वो रेट निकाल सकते हो, उससे आप डिस्काउंटिंग करोगे, एंड एक बार कम करोगे तो एक बार आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि अगर एक बार आपका ये आंसर माइनस में आएगा तो एक बार प्लस में आना चाहिए, उसके बाद आप इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करके इस वाले आंसर को निकाल सकते हो। और मैंने देखो 7.02 निकाला ना, तो इसका वेरिफिकेशन भी किया कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है 107 के बराबर आ रही है। इसका मतलब अपन का ये वाला आंसर सही है। डन डन सर, ओके सर, ओके 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 ओके, बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं सर अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड की। सर अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड में क्या होता है, फटाफट से हमको समझा दो प्लीज़ सर, प्लीज़ फटाफट से समझा दो। देखना, ध्यान से सुनना, आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी मैं बात कर लेता हूँ सीधी सीधी। सबसे पहली चीज़ है ना, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है सर। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड का मतलब ये होता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने बोला अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल है ना, यानी कि बॉन्ड के जो प्रिंसिपल अमाउंट का अपन पेमेंट कर रहे हैं ना, वो पहले कर देते अपन। मतलब समझो, एग्जांपल के साथ समझो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए 5 साल का बॉन्ड था। ठीक है, मान लेते प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1000 रुपये था। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और पाँचवा साल, 5 साल हो गए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, है ना। तो जो अपन ये जो 1000 रुपये का पेमेंट अपन जनरली कब करते हैं, रिडम्पशन वैल्यू यानी कि
5 साल बाद। लेकिन अब इस 1,000 रुपये का कुछ हिस्सा अपन यहाँ पे पेमेंट करेंगे, कुछ हिस्सा दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, कुछ हिस्सा चौथे साल के अंत में और आखिरी 5वें साल के अंत में। ठीक है, तो इसको ही अपन क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड बोलेंगे। यानी कि ये जो 1,000 रुपये का पेमेंट मेरे को करना था, कब, साल के अंत में, इसका पेमेंट मैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बॉन्ड करूँगा। इस 1,000 रुपये के प्रिंसिपल का पेमेंट मैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बॉन्ड करूँगा। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। डन सर, ठीक है। आप समझ में आ गई मेरे को बात कि जो इसका पेमेंट है अपन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बॉन्ड करेंगे। लेकिन सर अपन इसमें कैलकुलेट क्या, देखना, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड जब कभी भी तुमको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना दोस्तों, तो उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि बॉन्ड की प्राइस क्या है, बॉन्ड की अभी मार्केट वैल्यू क्या है, या बॉन्ड की अभी प्राइस का कैलकुलेशन करो। ठीक है, ये पूछा जाएगा। अब देखना इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, सिंपल सा तरीका है ना। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, है ना। अच्छा, इसमें तुमको ना एक चीज़ KD दे रखा होगा, एग्जाम में KD दे रखा होगा और आपको क्या, वैल्यू ऑफ बॉन्ड का कैलकुलेशन करने का बोलेगा। वैल्यू ऑफ बॉन्ड या फिर अपन बोल सकते हैं प्राइस। ठीक है, मैं एक बार तुमको बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन होगा, ताकि तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाए। देखना, बॉन्ड था, 5 साल का बॉन्ड था, 5,000 रुपये पे। ठीक है, इंटरेस्ट कितना लग रहा था सर, 8%। ठीक है, पर एनम के हिसाब से। अमोर्टाइज हो रहा है इक्वली ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ, है ना। उन्होंने बोला है इक्वली अमोर्टाइज हो रहा है, इसलिए अपन जो 5,000 रुपये का पेमेंट करेंगे उसको 5 सालों में इक्वली करेंगे। यानी कि 1,000 रुपये का पेमेंट अपन हर साल के अंत में करते जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। अगर क्वेश्चन कुछ और बोलता तो अपन उसको कंसिडर करते। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट करना है बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन इन्वेस्टर इफ़ ही एक्सपेक्ट द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। ठीक है, समझ में आ गया तुमको। अभी देखना, सिंपल है, ध्यान से सुनना, है ना। ओपनिंग प्राइस कुछ होगा, इस पे अपन क्या लगाएंगे दोस्तों, इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रिंसिपल का पेमेंट हो जाएगा। हाँ सर, कुछ प्रिंसिपल का, या फिर अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस, है ना। उसके बाद अपन क्या, पेमेंट लिख सकते हैं और फाइनल अमाउंट लिख सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, देखना, ओपनिंग अमाउंट कितना था सर, 5,000 रुपये का। 5,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, ध्यान से सुनना जो भी बोल रहा हूँ, है ना। 5,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। हाँ सर, 5,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। कितने का इंटरेस्ट लगेगा, 5,000 पे सर 8% के हिसाब से कितने का, 400 रुपये का, 8 5 40। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, एक और चीज़ है, अपन किस किस का पेमेंट कर रहे सर, सर प्रिंसिपल अमाउंट का तो पेमेंट कर ही रहे, साथ साथ अपन इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर रहे हैं ना। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है दोस्तों, बोलो बोलो बोलो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है सर, 5,000 का पेमेंट है प्रिंसिपल का और अमोर्टाइज हो रहा है इक्वली। यानी कि 5,000 डिवाइड बाय कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, तो कितना हो जाएगा, 1,000 आ जाएगा। ठीक है, 1,000। तो टोटल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कितना हो जाएगा, या इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्या आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट। कितना पेमेंट हो रहा है दोस्तों, 1,400 का पेमेंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है दोस्तों अपन का, 1 मिनट देख लो, हाँ एक बार बनाने। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 5,000 का ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से 1,000 का पेमेंट कर दिया, तो कितना बचा दोस्तों, 4,000 रुपये। समझ में आया क्या तुमको रे सर, फटाफट से कर दो। हाँ देखो, 4,000 रुपये, है ना। 4,000 का इंटरेस्ट कितना था, 8%, 8 5 8 चौक 3200 रुपये, 320 रुपये का इंटरेस्ट का पेमेंट है। प्रिंसिपल सर हर साल 1,000 रुपये पेमेंट करना है, ये कितना आ जाएगा, 1,320। ठीक है, 4,000 में से 1,000 का पेमेंट हो गया, तो कितना बचा, 3,000। ऐसे आ जाएगा 3,000, 2,000 और 1,000, है ना। इधर क्या अमाउंट आएगा, 8% के हिसाब से, 8 8 16 8 24, 240, 8 दूनी 16, 160 और एक और इधर कितना आ जाएगा, 80 रुपया। ठीक है, अच्छा, 1,000 रुपये अपन हर साल प्रिंसिपल का पेमेंट करते जाएंगे। हाँ सर, 1,000 रुपये। अच्छा, टोटल पेमेंट कितना होगा ये, यानी कि 1,240। इधर कितना हो जाएगा, 1,160। अच्छा, इधर कितना हो जाएगा, 1,080। अब ध्यान से देखना, 3,000 माइनस 1,000 कितना आ जाएगा, 2,000। 2,000 इधर से ओपनिंग उठ के इधर आ गया, 2,000 में से 1,000 का पेमेंट कर दिया, कितना बचा, 1,000। 1,000 से इधर आ गया, अब 1,000 से 1,000 का पेमेंट कर दिया तो 0 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब बात को ध्यान से सुनना, मैंने किसका पेमेंट किया है ये बताओ।
मैंने किसका पेमेंट किया है, ये वाला अमाउंट मेरे पेमेंट का है, यानी कि पहले साल के अंत में मैंने 1400, फिर 1320 का पेमेंट किया, फिर 1240 का, उसके बाद 1160 का, और उसके बाद 1080 का। समझ में आया क्या? अरे हाँ सर, मैंने ये पेमेंट किया है, तो बस अभी ये जो अमाउंट आया ना, इसको मैं डिस्काउंट कर दूंगा किससे? 6% से। सर कैसे करोगे देखना, 1400, 1320, 1240, 1160, 1080। हाँ सर यही आया, 1400, 1320, 1240, 1160, 1160 एंड एक और क्या है, 1080, 1080। ठीक है, ये वाला अमाउंट है। अब मैं इसको डिस्काउंट कर दूंगा। देखो दोस्तों, डिस्काउंट कर दिया इन्होंने, एंड डिस्काउंट करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा। डिस्काउंट करना तो आता होगा ना? सर वो भी नहीं आता है। ये वाला जो अमाउंट है ना, बता देता हूँ, अभी बता ही रहा हूँ तो पूरा। केडी कितना था? शायद 6% था। हाँ सर, ये 6% रेट ऑफ रिटर्न था, डिस्काउंट था। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.06, 6% था ना, की पावर 1, उसके बाद यहाँ पे की पावर 2, पावर 3, पावर 4 एंड पावर 5। ठीक है, और उसके बाद तुम इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा इसका जो टोटल है ना दोस्तों, वो ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं बता देता हूँ, अपन ने कुल मिला के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का कितना पेमेंट किया, उसी का पेमेंट की अपन को क्या निकालनी है सर? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और वो प्रेजेंट वैल्यू ही क्या आ जाएगी सर? अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ये प्रिंसिपल। अच्छा एक बात बताओ, एक बात और समझा देता हूँ तुमको, है ना। 5000 था, 1000 का पेमेंट अपन ने कर दिया, तो अभी अपन का 4000 बचा, तो सर इंटरेस्ट किससे पे लगेगा? 4000 पे लगेगा ना, तो इसलिए 4000 का जितना भी 8% था, 4000 का, इसलिए अपन ने 8% किया, ताकि कितना आया? 320 आ जाए। ठीक है, फिर 4000 में से 1000 का और पेमेंट कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस 3000 का बचा। तो अब जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो क्लोजिंग बैलेंस पे होगा। डन। ठीक है सर, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड कंप्लीट। ठीक है, ठीक है सर। अब एक और कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर की बात कर लेते हैं फटाफट से, और ये आपका डिबेंचर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से सुनना जो भी मैं बोल रहा हूँ। डिबेंचर में आखिरी इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे लिए, कन्वर्टेबल ऑफ डिबेंचर। ठीक है, सुनना। मैं एक कंपनी हूँ, मैंने डिबेंचर इशू किया किसी पर्सन को। ठीक है, एक और बार, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने डिबेंचर इशू किया किसी पर्सन को। जब मैंने डिबेंचर किसी पर्सन को इशू किया, है ना, ध्यान से सुनना, है ना, मैंने इशू किया, तो साल के अंत में, यानी कि मैंने मान लेते कि 5 साल बाद उसका रिडम्पशन पीरियड था, तो मैंने आज 1000 रुपया उससे लिया। अब 5 साल बाद मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा ना दोस्तों। एक बार मैंने डिबेंचर इशू किया है, हाँ सर आज आपने डिबेंचर इशू किया है, आपके पास कितने 1000 रुपये आए। अब 5 साल बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा उस बंदे को जिससे आपने पैसा लिया है। सिंपल, हाँ 5 साल बाद मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने इन्वेस्टर को, मैं अपने डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन देता हूं कि अगर वो चाहे तो 5 साल बाद मुझसे कैश ना लेकर मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर अपने पास रख ले। क्या बोला? 5 साल बाद जो डिबेंचर होल्डर है वो मेरी कंपनी के डिबेंचर ना लेते हुए मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर अपने पास रख ले। इन सिंपल वर्ड, 5 साल बाद जब मैं उसको 1000 रुपये देने जाऊंगा तो मैं उसके पास ऑप्शन रखूंगा कि अगर भाई तू चाहे तो मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर भी ले सकता है। ठीक है, ठीक है सर। देखो क्वेश्चन करते हो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखना, हाँ ध्यान से देखना। कंपनी ने इशू किया 1000 डिबेंचर, हाँ सर 1000, ये 10,000 डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर। ठीक है, क्या इशू किया? कंपनी ने इशू किया 10,000 डिबेंचर, 15% का डिबेंचर, है ना, 10,000 डिबेंचर के 15% वाले। ठीक है, 100 रुपये का क्या था उनका फेस वैल्यू था। मेच्योरिटी पीरियड 5 साल था, यानी कि 5 साल बाद उनके पास ऑप्शन है कि वो मेरे को उनको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। मैं कंपनी हूँ, ठीक है। अब क्या, डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट करा सकते हैं डिबेंचर को इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी, मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:10, यानी कि एक डिबेंचर के बदले उनको 10 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे मेरी कंपनी के। ठीक है सर,
द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 12 रुपीज़। आज का मार्केट प्राइस, 5 साल बाद का क्या? नहीं सर, आज का मार्केट प्राइस कितना है? 12 रुपया है, और उनकी ग्रोथ रेट हिस्टोरिकली कितनी है? 5%। ठीक है सर, कंप्यूट कीजिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। 12 रुपये का पेमेंट आज, देखो देखो देखो, एक बार अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि तुमको ना और अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। 1 2 3 4 5, ये 5 साल बाद ना उनके पास ऑप्शन है, किनके पास? डिबेंचर होल्डर के पास, कि या तो वो मेरे से कैश ले लें या फिर मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर ले लें। दोस्तों क्या लेना पसंद करेंगे? डिबेंचर होल्डर वो ही चीज़ को लेना पसंद करेंगे जिसमें उनका फ़ायदा होगा, जिसमें उनका क्या होगा दोस्तों? फ़ायदा होगा। ठीक है। अगर, अच्छा एक और क्या बोला क्वेश्चन है, वो एक के बदले 10 डिबेंचर लेना चाहते हैं। मतलब पहले जब इशू किया होगा ना तभी ये सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट में हो जाती है कि उनको एक डिबेंचर के बदले 10 इक्विटी शेयर मिलेंगे। ठीक है, तो अब पता है डिबेंचर होल्डर क्या करेगा? ठीक है भैया, एक की मान लेते हैं, मान रहा हूँ मैं, एक डिबेंचर की प्राइस 100 रुपया है ना? एक डिबेंचर की प्राइस कितना है? 100 रुपया है। कब है सर ये? 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर की बात कर रहा हूँ, आफ्टर 5 ईयर, है ना? हाँ, मान रहा हूँ मैं, फिर कह रहा हूँ, अजम्पशन है। एक डिबेंचर की प्राइस कितना है दोस्तों? 100 रुपया है। ठीक है, अब उनको देखो ऑप्शन मिलेगा, या तो वो 100 रुपया रख ले या फिर इक्विटी शेयर। तो वो देखेंगे मेरे को कितने इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, वो देखेंगे मेरे को तो 10 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। मान लेते एक इक्विटी शेयर की 5 साल बाद की प्राइस कितनी है? 15 रुपये, ये भी मैं मान रहा हूँ। तो उनको कितने रुपये मिलेंगे एक डिबेंचर के बदले? 150 रुपये। अब आप बताओ, वो 150 रुपया लेना पसंद करेंगे या 100 रुपया लेना पसंद करेंगे? एक बार और, वो 150 रुपया लेना पसंद करेंगे या 100 रुपया? ऑब्वियसली जिसमें उनका फ़ायदा है 150 पसंद करेंगे। बस यही होता है सर, है ना? देखो अभी 12 रुपये कब का प्राइस है? आज का प्राइस है, तो 12 रुपया प्लस 5% करो,